Hello guys, myself CS Sagar Vijayavargiya. I'm a practicing chartered accountant, practicing with a firm, B Shroff and Company, and I'm also a DISA qualified person. And I've been teaching with Nata Professional Academy from last 5 years. My areas of expertise are income tax, GST, and that is information technology, EIS. इनकम टैक्स एंड जीएसटी आई एम टेकिंग टू सीएस स्टूडेंट्स एंड आप लोगों को मैं एआईएस पढ़ाने वाला हूँ। आज से हम एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। फुल फॉर्म पता है एआईएस का? मॉड्यूल अभी तक देखे नहीं देखे है ना? आए ही नहीं अभी तक तो। अच्छा अभी तो पता एआईएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। अच्छा ये कौन से ग्रुप में है ये पता है क्या? ये पता है। चलो कौन सा पेपर नंबर है? 7 भैया 7 नंबर ये तो पता रख लो यार। हाँ 7 नंबर पेपर है और इसका भाई भी है साथ में एसएम। वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो आपको कौन पढ़ाने वाले हैं? दीपक सर पढ़ाएंगे। आई एम गोइंग टू टेक दी ईआईएस वाला पार्ट जो कि 7A है। 50 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज हम कुछ पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट नहीं करने वाले है ना। आज अपन इस सब्जेक्ट के टेंशन मत लो है ना। आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे पेपर क्या है, क्यों है। बहुत सारी अफवाहें सुनी होती है सब्जेक्ट के बारे में, लोगों ने बहुत सारे लोग डरे हुए भी होते हैं एक्चुअली है ना। तो वो सारी बातें अपन पता करने की कोशिश करेंगे कि वो बातें सही भी है या गलत है, या लोगों के मिसकंसेप्शन है, आप डरे हुए हो, रटना पड़ता है, फेल होते हैं, नंबर कम आते हैं, थेरी है, ऐसी कुछ सारी बातें हैं एआईएस के रेस्पेक्ट में। अपन पहले वो क्लियर करते हैं एंड उसके बाद एआईएस का सिलेबस देखेंगे, एआईएस की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि भैया ये सब्जेक्ट होना जरूरी क्यों है। उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। आज हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे। एआईएस के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, सब लोग ये कहते हैं कि सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा सुना है आपने? आपके सीनियर से सुना है किस? अच्छा सीनियर ही नहीं है अभी तो, मतलब किसी के टच में आए ही नहीं। अगर हॉस्टल में रहते हो तो लोग बोलते फिरेंगे अरे और यूएस बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है। नहीं ऐसा बिल्कुल, देखो मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, आपको जमे तो लीजिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था। लिटरली ये जो सब्जेक्ट था ये क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। मैंने पढ़ा था ये सब्जेक्ट 2011 में, एंड 2011 और आज क्या चल रहा है 2021। भैया उस टाइम हमारे पास स्मार्टफोन भी नहीं थे है ना। वो नोकिया का जो फोन हुआ करता था हम वो यूज करते थे, और वो इंटरनेट भी 2G 3G चलता था। वो साइड दबा के 1 घंटे बैठे रहो तो वो आके खुलती थी है ना। अब तो यार अब तो 4G का जमाना है यार, ठीक है। अच्छा 5G का जमाना है अब तो, ठीक है 5G आने वाला है, लेकिन हाँ 5G का जमाना है। उस टाइम पे जैसे क्या है, घर पे अगर इंटरनेट लगा लिया अपन ने तो आस पड़ोस की आंटियां अपने बच्चों को दूर भेज देती कि भैया इसके घर पे इंटरनेट है, इनके घर मत जाओ, पता नहीं बच्चा क्या क्या करता होगा है ना। तो वो वाली थिंकिंग रहती थी उस टाइम लोगों की। तो अब उस टाइम हमको कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो बोलता है भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ऐसे होता है, ई कॉमर्स ऐसे होता है, तो क्या समझ में आएगा? डिफिकल्ट लगेगा ही, क्योंकि जो चीज हमने प्रैक्टिकली करी ही नहीं है उसको कोई हमें बताएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। आज आप लोगों को पता है, आप जब फोन यूज करते हो कुछ भी चीजें आपको पता होगी कि आप ई कॉमर्स कैसे करते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, सब आपको पता है। क्या क्या कंट्रोल लगाने चाहिए लोगों ने, आपको ये पता रहेगा कि भैया पासवर्ड लगा के रखना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें आपको क्या लगेगी, आसान। तो अगर आप कोई सीनियर से सुनते हो भैया ये सब्जेक्ट क्या है बहुत ही डिफिकल्ट, तो दो बोलना आपके जमाने कुछ और थे और हमारे जमाने कुछ और है। एंड दूसरा रीजन कि इसकी डिफिकल्ट अब कम क्यों हो गया है, ये सब्जेक्ट का पहले नाम हुआ करता था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसका नाम क्या कर दिया, ईआईएस। अच्छा नाम चेंज किया, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट चेंज नहीं किया, कंटेंट भी चेंज कर दिया। पहले हमको पढ़ाते थे वो सीपीयू के अंदर क्या होता है, वो मदरबोर्ड कैसे काम करता है, मतलब ये सीखना चाहते थे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, मदरबोर्ड खराब हो गया तो खोल के रिपेयर करेगा। प्रिंटर कैसे काम करता है ये सिखाते थे। अरे भैया हमको क्या करना, प्रिंटर कैसे काम करता है, प्रिंटर प्रिंट देता है हमें इतना पता है। नेटवर्क के अंदर घुस के हमको पढ़ाते थे कि नेटवर्क कैसे बनता है, ऐसा होना चाहिए नेटवर्क, तो बहुत डिफिकल्ट लगता था। अब उनने चीजें ये सारी क्या कर दी, हटा दी, एंड अपने रिलेवेंट चीजें क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। वो अब रिलेवेंट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे कि ये क्यों अपने लिए इतना रिलेवेंट है। तो कंटेंट क्या हो गया दोस्तों, चेंज।
तो सब्जेक्ट थोड़ा सा क्या हो गया, आसान। तो दो रीजन, एक तो आप लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो चुके हो, और दूसरा रीजन क्या है कि कंटेंट क्या हो गया, चेंज। एंड तीसरा रीजन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव आ गए। तो ऑब्जेक्टिव आ गए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 15 नंबर के क्या आएंगे दोस्तों इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव। तो डिफिकल्टी लेवल ड्रास्टिकली क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। एंड भला ये थ्योरी है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब आपको यहाँ मजा आएगा, बहुत नई चीजें सीखने को मिलेगी। और आई प्रॉमिस यू कि जब आप ये सब्जेक्ट खत्म करोगे तो यू विल बी सेइंग कि सर यही सब्जेक्ट में हम सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। और मजा भी बहुत आया, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो एकदम अलग है। तो डिफिकल्ट वाली बात तो आप भूल जाओ, बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और जिस इंसान के साथ हो वो आपको कभी डिफिकल्ट लगने भी नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद को मालूम रहता है कि यार वहां बैठकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कोई टीचर कुछ बोले जा रहा है तो कितना ऑकवर्ड लगता है। तो मुझे उस बात का ध्यान रहेगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, सब कुछ याद हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर आपने इस सब्जेक्ट के बारे में एक और एक बात सुनी होगी कि सर यहाँ पर बहुत ज्यादा मगअप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रटना पड़ता है ना, रटना। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यार ये इंस्टीट्यूट की एक नाइंसाफी है, वो क्या करवाना चाहते हैं, आपको रटवाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ही सही, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है, आप मान के चलिए रटना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो, वी आर नॉट एलियंस कि बस वो एकदम से यहाँ पर अपन ने बुक रखी और एक एक चीजें अपन ने क्या कर ली, रट ली। ऐसा नहीं होता है। रटने का मतलब ये होता है कि मॉड्यूल के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं ना, वो पॉइंट्स अपन को क्या लिखने हैं, सेम। वो पॉइंट्स हमें क्या लिखने हैं, सेम। अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं रटना होता है, समझ रहे हो आप चीज। लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो ऐसे हाथ रख के वो पॉइंट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस है तो वायरस के अंदर वायरस इज वायरस इज वायरस इज करके पढ़। भैया ऐसा नहीं पढ़ना होता है। हाँ, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट है वायरस या एक पॉइंट है मालवेयर, तो वो आपको लिखना है, लेकिन उसका मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये बात हमेशा आप मुझसे पूछोगे सर हमें अंदर का एग्जिट याद नहीं हो रहा है, तो एग्जिट तो किसी को भी हिंदुस्तान में किसी को याद नहीं होगा। लेकिन आपको क्या फोकस रखना है, आपको ये फोकस रखना है कि यार हम अंदर का समझेंगे और जिसकी जैसी लैंग्वेज है वैसा लिखेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश मैटर करती है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश क्या करेगी, मैटर करेगी। आपकी इंग्लिश अच्छी तो ऑब्वियसली बात है आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे, थोड़ा कम प्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन हाँ, कोई कितना भी अच्छा लिख कर आ जाए, 6 में से जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 6 में से 6 किसी को नहीं मिलते, 6 में से 5 मिलेंगे। जो बहुत अच्छा लिख के आएगा, जो बुरा भी लिख के आएगा, उसको 4 मिलेंगे। तो भैया तुमको ये देखो, ये सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सोचो कि 95 लेकर आएंगे। डोंट एक्सपेक्ट लाइक दिस। अकाउंट्स में आप एक्सपेक्ट करो सर 99 के लिए चिल्लाएंगे तुमको, चिल्ला। मैं बोलूंगा यहाँ 60 के अबाउट जो भी आएंगे ना वो बोनस है। 75 भी आएंगे तो वो क्या है, बहुत अच्छा स्कोर। मतलब 75 के लिए अपन को टारगेट करना भी नहीं है। क्या होता है 75 का टारगेट करके अननेसेसरी अपने माइंड पे अपन क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट। टारगेट फॉर 60 65 जो कि बहुत ही आसान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अपन कितने आसानी से सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। 50 नंबर का है भैया, तो एसएम को भी इंक्लूड करना। मैं मेरे 50 नंबर के रिजल्ट बताऊंगा कि अपन किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रटना पड़ेगा, रटाने का जिम्मेदारी मेरी है। दैट इज, अब वो कैसे रटाओगे कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तुमको ही बोलूंगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोलते रहो, ऐसा नहीं होता है। पहले समझाना पड़ता है चीजों को, तो आपका माइंड उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं 50 बार बुलवाऊंगा तो जाकर क्या होगा, याद। और 50 बार मतलब एक साथ नहीं कि 50 बार बोलो, कुछ कुछ क्लास में होता है ऊपर देख के बोलो, आंख बंद करके बोलो, इधर पीछे देख के बोलो, है ना भैया, ऐसे नहीं होता है। अपन रोज जब भी क्लास चालू करेंगे तो कल जो पढ़ा फिर क्या करेंगे, रिवाइज। तीसरे दिन दोनों दिन का क्या करेंगे, रिवाइज। चौथे दिन तीनों दिन का क्या करेंगे, ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसा कारवा कब तक चलता रहेगा, जब तक वो हाँ एग्जाम तक तो चलेगा भैया। लेकिन अब तू बोलो कि मैं 50 दिन होकर 50 दिन का पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, तो भैया मैं आऊंगा और बस रिवाइज करा के जाते रहूंगा। तो क्या होगा, चैप्टर वाइज देखेंगे। एक चैप्टर के साथ ऐसा कर लिया, बंद करा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू किया तो फिर उस चैप्टर के साथ ऐसा ही करेंगे। आई अश्योर यू वन थिंग कि जब हमारा EIS खत्म होगा, कोई आपको बोलेगा सेकंड चैप्टर में क्या है, तो आप आंख बंद करोगे एंड सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी बोलोगे, सारे टॉपिक के सब टॉपिक्स भी बोलोगे, और उसके अंदर के आंसर आप खुद बोल दोगे। आपके माइंड में ही चार्ट्स बन जाएंगे, है ना। आपके माइंड में ही पूरा की पूरा क्या रहेगा दोस्तों, चार्ट्स रहेगा। ये मैं पूरा ट्राई करने की कोशिश करूंगा। फिर डिफिकल्ट वाला चीज तो मैंने बोल दिया कि आप लोगों को डिफिकल्ट लगने वाला नहीं, आप लोग बहुत होशियार है। फिर मग अप करना पड़ेगा। हाँ, कौन से बाहर के पॉइंट्स, अंदर का, जिसको जैसी श्रद्धा भक्ति है वैसा लिखो, जिसको जैसा आता है वैसा लिखो। लेकिन हाँ,
नालायक बच्चे होते हैं। वायरस, देयर शुड नॉट बी वायरस। भैया वायरस को, और उसको पैसिव कर देंगे, फिर एक्टिव कर दिया, फिर घुमा के क्या कर दिया, पैसिव कर दिया, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, तुम उसके मजे ले रहे हो। आप उसको समझा कर लिखो कि भैया वायरस ये होता है। हाँ, और मैं एक तरीका क्लास में जरूर फॉलो करता हूँ कि बाहर का पॉइंट तो मैंने याद करवाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन अंदर के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप वो कीवर्ड्स याद रखिए, और कीवर्ड्स याद रखकर आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो अपन क्या ट्राई करेंगे, बाहर का भी पॉइंट्स याद करेंगे और अंदर के कीवर्ड्स, नॉट सेंटेंसेस, ये बात याद रखिएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर इस सब्जेक्ट में अराइज होता है वो ये है कि सर यहाँ बच्चे बहुत फेल होते हैं, इस सब्जेक्ट में बहुत फेल होते हैं। ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना है ना, बहुत लोगों ने तो नहीं सुना। धीरे धीरे मैं चाहूंगा, धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें फेल होते नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछने की बात ही क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक भी कुछ लोग सुनते हैं कि सब्जेक्ट में बहुत लोग फेल होते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। एक्चुअली सब्जेक्ट में बहुत लोग फेल हुआ करते थे, बहुत लोग फेल हुआ करते थे। 2010 की बात, थोड़ी सी पास में जाता हूँ, मैं जब पढ़ता था बता रहा हूँ, 2010 में बहुत लोग, 2010 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी एक्चुअली। 2010 के बाद 11 में पता नहीं क्या हुआ, लपक फेल, 12 में फेल, मतलब जो देखो वो किस में फेल, EIS में। यानी उस टाइम IT हुआ करता था। 11, 12, 13, 14, ये 4 साल बहुत लोग फेल हुए। एंड वहां से एक हाइप क्रिएट हो गया इस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कि इसमें क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट फेल करती है। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूं। 2010 तक कोई बच्चा फेल नहीं होता था, सब पास होते थे, कुछ भी लिख कर आओ वो इंसान क्या हो जाता था, पास। लेकिन 2010 के बाद इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। उन्हें साइलेंटली ये कर दिया कि भैया रट के लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। 2010 तक टीचर्स को भी नहीं पता था कि रटाना है, और बच्चों को भी नहीं पता था कि रटना है। बहुत सारे लोग मॉड्यूल नहीं पढ़ते थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे, ऑथर्स की रेफरेंस बुक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे टाइम पे एक सर थे दिनेश मदान सर, उनकी बुक चलती थी तो हमने उससे पढ़ा। तो अब हुआ ये कि यार इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट, अब इंस्टीट्यूट थोड़ी नोटिफिकेशन इशू करके बोलेगी कि रटना है, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे बोल दे कि भैया CA स्टूडेंट को हम क्या कर रहे हैं, रटवा रहे, नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, फेल करे जाए करे जाए करे जाए। और फिर जब इंस्टीट्यूट क्या करती थी उस टाइम पे, जब भी पेपर हो जाते थे, तो पेपर होने के बाद व्हाट दे डू, एक कुछ अपने सजेस्टेंट देते थे और नीचे लिखते थे कि यार स्टूडेंट फेल क्यों है, स्टूडेंट आर नॉट राइटिंग आंसर्स प्रॉपर्ली, नॉट एज पर दी मॉड्यूल, नॉट एज पर दी मॉड्यूल। ने कहीं ना कहीं क्या करा, हिंट देना चालू करी। तो फिर उस टाइम के टीचर्स को पता तो था ही नहीं, उनको समझाना आता था लेकिन रटाना नहीं। लेकिन जो नए टीचर्स आए उनको मालूम था कि अब क्या करना है, हमें समझाने के साथ साथ चीजों को रटाना भी है। तो उसके बाद से टीचर्स खुद समझ गए कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इन बच्चों को भी पहले से ही पता है कि हमको कैसे पढ़ना है। तो भैया ये फेल होने वाली बात तो आई डोंट थिंक कि अब अप्लाई होती है। आप किसी का भी रिजल्ट देख लो जो इवन फेल भी हुआ होगा, तो उससे आप पूछ के देखना कि भैया तू खुद की वजह से फेल हुआ है, या फिर मतलब खुद ने नहीं पढ़ाई करी इसलिए फेल हुआ, या किसी पर्सन की, मतलब यार सब्जेक्ट की वजह से फेल हुआ है। सब्जेक्ट की वजह से तो कोई बोलेगा ही नहीं। उन्होंने बोला हमने पढ़ा होता तो हम जरूर क्या हो जाते, पास। आपको पिछले टाइम का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि सर ये आप तो ये 2-3 क्वेश्चन तो हम अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। भीम के बारे में आया था, UPI के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट अगर अपन बैंकिंग करते हैं तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। E-कॉमर्स क्या होता है ये पूछा गया था। तो भैया आप मुझे बताइए क्वेश्चन पेपर कितने ईजी आने लगे। फेल होने की भैया बात तो छोड़ ही दो आप तो ना डिफिकल्ट है, अब हुआ करता था 100%, जो बात आप सुनकर आए हो। अब क्या होता है, कुछ इंसान यहाँ पे तो क्या होता है कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं लोग, अब वो परेशान होते रहते हैं। किसी को रटने में प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो क्या बोलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है ना, मेरे हिसाब से जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो है ऑडिट या फिर टैक्स। आप देखो, आप मेरी बात बताओ, आप कुछ पढ़ रहे हो कुछ पढ़ रहे हो है ना, आप यार कोई लॉजिक भी नहीं ना, हाउएवर क्यों हाउएवर, आप सैलरी पढ़ रहे, हाँ क्योंकि लॉ में लिखा है, दैट्स व्हाई। अब भैया लॉ लिखने वाले शेक्सपियर से कम थोड़ी होते हैं, अपने अब देखो लॉ एक ने थोड़ी लिखा है बैठ के, सब अपने अपने महान लोग हैं। कई बच्चे 2 ही अच्छे, कहीं कितने भी चलेंगे, है ना, ऐसे प्रोविजन आपने पढ़ा क्या अभी तक? अभी अच्छा इनकम टैक्स चालू हुआ है क्या? सैलरी पढ़ा है आपने? हाँ, तो वो 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आगे पढ़ोगे, बच्चे हो तो कितने भी अच्छे, 3 हो तो 3, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, सब चलेंगे। देखो जो लॉ मेकर होते हैं उनकी सोच, किसी को बच्चों में मजा आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, है ना, समझ रहे आप मेरी बात?
वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि अपन को वहां पे अलग अलग लोगों के माइंड पढ़ने हैं। यहां ऐसा नहीं है ना दादा, यहाँ जो चीज है वो है। देर इज नो हाउ एवर, देर इज नो एक्सेप्शंस। चीज़ें सिंपल रहेगी। तो सर क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं क्या? कुछ घुमा फिरा के नहीं आते, कुछ भी घुमा, सीधा मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाकर पेपर में रहेगा। ऊपर थोड़ी बहुत कहानी लिखते हैं, आखिरी की लाइन पढ़ो, यू विल कम टू नो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट फटाफट पॉइंट लिख दो, दैट्स इट, है ना। अभी सैलरी तो अभी इनकम टैक्स तुम्हारा चालू, क्या क्या पढ़ रहे हो इनकम टैक्स में भी? अच्छा अभी यही चल रहा है ना आपका, एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी आएगा देखना, आप पढ़ोगे आगे कि कभी बच्चे 2 चलेंगे, कहीं सेक्शन में कितने भी चलेंगे, सब अलग अलग रहता है। वो डिफिकल्ट है। ऑडिट भी, हाँ ऑडिट डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को, लेकिन ये तो नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। तो भैया डिफिकल्ट नहीं, मगअप करना है, और फेल अब नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जाता है? एनीवन इन द क्लास कैन टेल व्हाई ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? नहीं, एसएम और ईआईएस में इंडिविजुअली पास नहीं होना रहता है, एसएम और दोनों को मिलाकर आपको कितने नंबर लाने होते हैं? 40 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों, क्यों पढ़ाया जाता है? ये आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये तो इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हमको? देखो ये रीजन, ये क्यों में ही है ना, इसके पूरे कंटेंट आपको समझ में आएगा। जब थीम समझ में आ गई किसी चीज की, तो पढ़ना बहुत ज्यादा क्या रहेगा? आसान। क्यों पढ़ाया जाता है? अवेयरनेस, हाँ हर्ष ने एक अच्छा वर्ड बोला, अवेयरनेस। सारी चीजें ऑनलाइन और थ्रू टेक्नोलॉजी, आज कल सारी चीजें क्या है? ऑनलाइन है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अच्छा एक सिंपल सी बात है, आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है? कितने ऐसे महान लोग हैं जिनके फोन में पासवर्ड नहीं है? अच्छा आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है, तो मुझे कहां से मिल जाएगी? आपके फोन से मिल जाएगी। भैया किससे बात करते हो, कितनी देर बात करते हो, क्या क्या बात करते हो, कौन कौन सी साइट्स पे जाते हो, है ना, क्या क्या कर, सारी चीजें तुम्हारी गैलरी वैलरी में देख के मुझे तुम्हारे सारे, तुम अगर किसी इंसान की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, कितने बॉयफ्रेंड है, कितनी गर्लफ्रेंड है, सब कहां से मिल जाएगा? फोन से। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे जिसने पासवर्ड नहीं लगा रखा है? अच्छा कितने लोग, हाँ अच्छा घर पे पापा मना करते कि कभी, अच्छा घर पे पापा ने मना करा है क्या? अच्छा ऐसा है, ठीक है, अलग बात है। हाँ लेकिन कर रखा है ना आपने। अच्छा कितने लोगों ने गैलरी वॉल्ट का नाम सुना है? गैलरी वॉल्ट नहीं सुना? गैलरी वॉल्ट का नाम सुना है? वो क्या होता है, उसके अंदर फोटोज और जो वीडियोस होते हैं ना, आप उसको हाइड कर सकते हो। हाँ कर रखा है, नहीं कर रखा? देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, उनका फोन उठाया था लास्ट टाइम क्लास में मैंने, जब हाइक चलता था, तो भैया पहले तो अपने मेन लॉक, फिर उसके बाद हाइक खोलने पे लॉक, और फिर हाइक के अंदर वो सीक्रेट चैट होती है, वो उस पे भी लॉक। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे छपरी से फोन में जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने क्या क्या कर लिया? क्या क्या कर लिया आप मुझे बताइए। बैंक आज सारा की सारा काम किसके थ्रू कर रही है? ऑनलाइन काम हो रहा है, सिस्टम्स के थ्रू काम हो रहा है। डोंट यू थिंक कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक होना आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने से ज्यादा, आपकी तो ठीक है क्या होगा, खुद को ही नुकसान होगा, लेकिन अगर बैंक के वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई, फेसबुक का भी बीच में डेटा लीक हुआ था, तो बैंड बज गई थी, है ना। तो आज की तारीख में हर कोई क्या जा रहा है? ऑनलाइन जा रहा है ना। सिस्टम्स का क्या कर रहे हैं हम लोग? यूज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको सिस्टम से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या रिस्क है एंड उसको कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, इसलिए सब्जेक्ट यहां रखा गया है। ये सब्जेक्ट में ये थोड़ी सिखाएंगे कि भैया सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, हार्डवेयर कैसे रिपेयर होता है, नहीं। आप जो चीजें यूज कर रहे हो, उस चीज से रिलेटेड क्या रिस्क है, एंड उसको रिस्क को कम करने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे? कंट्रोल। आज की तारीख में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो जीएसटी ऑडिट धीरे धीरे टर्नओवर की लिमिट बढ़ती जा रही है, टैक्स ऑडिट के टर्नओवर की लिमिट बढ़ती जा रही है। अभी वो नफरा का देखा आपने, वो कंपनी ऑडिट भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बोलते 250 करोड़ तक की कंपनी की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो भैया नया नया चीज क्या है, आज हर कोई सिस्टम्स पे जाना चाहता है, लेकिन भैया सिस्टम अपना काम आसान करते हैं, लेकिन सिस्टम अपना काम आसान करने के साथ साथ रिस्क भी बढ़ाते हैं, और वो रिस्क को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? कंट्रोल। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या पता होना चाहिए? क्या रिस्क है एंड क्या क्या
कंट्रोल लगाने हैं। इस वजह से ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ई कॉमर्स करते हैं, बहुत सारी रिस्क है। अगर अगर अच्छा मैनुअली काम करते दोस्तों तो फिर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आजकल कौन अकाउंटिंग कौन मैनुअली करता है? चाचू क्या पढ़ा रहे हैं आपको निखिल सर? हाँ, अरे कॉस्ट में क्या पढ़ा रहे हैं? मटेरियल पढ़ाया? अच्छा, मटेरियल कैसे खरीदते उसकी प्रोसेस बताई? पहले रिक्विजिशन आता है, ऐसा कुछ बताया आपको? फिर टेंडर वेंडर बुलाना पड़ता है, टेंडर का इवैल्यूएशन करते हैं ना। ये परचेज की प्रोसेस है। क्या ये सब मैनुअली नहीं होती? तो सिस्टम ऑटोमेटिक टेंडर क्या करता है, जनरेट करता है, जिसने लोअर प्राइस क्या कर रखा होता है, कोट। मैंने सिस्टम में मैनिपुलेशन करके ऐसे प्राइस के ऐसे पर्सन को टेंडर दिलवा दिया जिसकी प्राइस ज्यादा है, फिर क्या कर लोगे? अपन तो सोच रहे सिस्टम सब काम क्या कर रहा है, अपने आप से बढ़िया से कर रहा है, लेकिन एज एन ऑडिटर यू मस्ट चेक कि इनके पास हर चीज से रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल है या फिर नहीं। अच्छा, अब एक बात सुनना, मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? जैसे ही कंप्यूटर का नाम आता है तो रिस्क में सोचते हैं हैकिंग, वायरस, यही सोचते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपका फोन हैक हो सकता है, मैंने माना। आपके फोन में वायरस आ सकते हैं, मैंने माना। लेकिन क्या यही रिस्क है? आपका फोन गिर सकता है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्या कंप्यूटर में आग लग सकती है? यस। ओवर हीटिंग की वजह से क्या लग सकती है? आग लग सकती है। पानी के सिस्टम क्या हो सकता है खराब? जहां सिस्टम बंद हुआ वहां इंफॉर्मेशन मिलना बंद हुई, जहां इंफॉर्मेशन मिलना बंद हुई सब खत्म। रीसेंट एग्जांपल फेसबुक, एक ही दिन में 65,000 करोड़ का क्या हुआ नुकसान। सीधा की सीधा क्या हुआ, सर्वर बंद हुआ। इन 65,000 मार्केट है भैया, शेयर मार्केट है, भाव तो एकदम से क्या होगा, गिरेगा। एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस, इतनी सी गलती, बस सिस्टम क्या हो गया, बंद। अगर वहां कोई ऑडिटिंग कर रहा, देखो गलतियां सबसे होती है, अपन कितना भी कंट्रोल लगा लेंगे दोस्तों, 100% चीजें तो अपन एलिमिनेट कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी कैन ट्राई टू रिड्यूस थिंग्स कि जिससे ये जो अनहोनियां हैं वो बहुत ज्यादा ना हो। तो आपको पूरे सब्जेक्ट में यही सिखाया जाएगा कि सिस्टम के यूज करने से क्या क्या रिस्क आ गई है, इन उन रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल लगाना है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेगी तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन कर सकते हो कि भैया आप ये करना चाहते हो तो ये देख लेना, इन इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना, ये कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली जो जैसे हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने अभी भी रिसेंटली चालू किया है, क्लाइंट वगैरह आजकल क्लाउड सर्विसेज बहुत लेना चालू कर रहे हैं ना। आपने सुना है ऐसा क्लाउड? लेकिन क्लाउड पे डेटा स्टोर करना इज वेरी रिस्की बेटा। आप सोचो अपना पूरा डेटा किसको मालूम पड़ जाएगा, जिसके पास अपन क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। देखो मैं गूगल पे ट्रस्ट कर लेता हूं, लेकिन आप मान लो कि किसी और पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। किसी और पर्सन पे आप क्या नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब कोई काम आउटसोर्स कर रहा है तो क्लाइंट हमसे पूछता है कि भैया हमें किन किन, अब आपको इस सब्जेक्ट पता रहेगा कि आप आउटसोर्स कर रहे हो तो आउटसोर्स करने की वजह से ये रिस्क हो सकती है। आप उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करवाओगे, डिटरमाइन करवाओगे, बनवाओगे सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड वो सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर ये नहीं किया तो भैया तुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको आउटसोर्स किया उसको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन। ये एक नया फील्ड चालू हो रहा है अपने अंदर, और 10 साल 15 साल इसमें तो बहुत बूम रहने वाला है। मतलब आप जब सीए बन के आओगे तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से थोड़ा सा दूर हो जाना। इनकम टैक्स का भरोसा नहीं है, जीएसटी का भरोसा नहीं है, और कंपनी का भरोसा नहीं कब ये टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दे। लेकिन सिस्टम ऑडिट बहुत बेनिफिट देगा आपको। बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। देखो हम लोगों की जो फर्म है, मेरी जो फर्म है, तो जिस फर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो तो काफ़ी पुरानी फर्म है, मतलब 35-40 साल पुरानी फर्म है, तो वी हैव ऑल दी वर्क्स। लेकिन एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको हम देखते हैं, आज वो अपनी प्रैक्टिस चालू करता है तो उनको जीएसटी का काम बहुत मुश्किल से मिलता है, वो रिटर्न भरने का मिलता है। और रिटर्न तो आजकल बीकॉम पास भर देते हैं, और अपन 1,000 रुपये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, बीकॉम पास वाले तो 300 रुपये 400 रुपये में भरते, क्योंकि कोई कॉस्ट लगती नहीं है। और सीए मांगता है 3,000 रुपये, नहीं मिलता है। दैट्स दी प्रॉब्लम। अब आप कुछ ट्रेडिशनल से हटकर काम करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बात आप याद रखिए। तो ये एक सब्जेक्ट है जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकता है। सर ये पढ़कर क्या हम सीधा ऑडिट करने घुस जाएंगे? नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक बेसिक लेवल का क्या दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको डीसा करना पड़ सकता है, जिट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, और आप सीसा भी कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छे लेवल का आपको क्या मिल जाएगा, ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ऑडिट तो मुझे ज़्यादा नॉलेज हुआ है। अपने इंस्टीट्यूट जो डीसा कराती है पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, वहाँ पे भी थ्योरी, वहाँ पे भी रटो थ्योरी पढ़ा दिया और टिक टिक कोई भी पास हो जाता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टिक टिक करना नेगेटिव तो है नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। डीसा सीसा सब ऐसा ही होता है।
प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, जहां पर भी किसी फॉर्म में जाओ ऑडिट करने, या फिर आप किसी भी मतलब आर्टिकलशिप में जाओ, तो वहां जरूर पूछना कि भैया आपके वहां सिस्टम ऑडिट है या फिर नहीं है, और है तो उस फॉर्म में घुस जाना, फ्यूचर बन जाएगा। बहुत अच्छा फील्ड है ये। बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 40 साल पुराने वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ पाते ना, क्योंकि उनने कभी देखा ही नहीं ये सारी चीजें, तो वो लोग कभी भी ये काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये काम कर पाओगे, एंड ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें करी। हमको यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए देखो पूरा सब्जेक्ट इस पे डिपेंड करेगा, रिस्क एंड कंट्रोल। पहले अपन पढ़ेंगे रिस्क क्या है और उसको कम करने के लिए कंट्रोल। अच्छा, रिस्क ये नहीं कि सिर्फ हैकिंग, वायरसेस, एंड मैंने आपको बार बार कहा है पानी से भी डैमेज हो सकता है, कोई इवन फिजिकली भी आके चोरी कर सकता है। आप बहुत सारी पिक्चर देखते हो, आपने देखा होगा पिक्चर, वो प्लेयर्स देखी क्या किसी ने? वो देखा, वो ऊपर वो कहीं न्यूजीलैंड वगैरह में कहीं घुसकर ऊपर सिस्टम वगैरह से क्या कर लेता है, इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है। या फिर वो इंडिया वाले है ना, क्या नाम थी पिक्चर का, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें भी देखोगे तो वो फिजिकली एंटर कर कर क्या करता है, हैकिंग वेकिंग, ये कि जो भी हो कैमरा वगैरह ऑफ करना, ये करना। हमारे सिस्टम्स के साथ बहुत सारी रिस्क है। कोई पेन ड्राइव यहाँ से नाटा का सीपीयू उठा के ले गया कोई बच्चा, कर सकते हैं। अब मान लो कि सारे फैकल्टी के लेक्चर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, कल से कोई कंट्रोल नहीं इसके ऊपर, तो उठाया बैग में डाला, सीपीयू ले गया। या फिर पेन ड्राइव अटैच करी, कॉपी किया और ले गया, कर सकते नहीं? तो हमें कंट्रोल लगा के रखना पड़ेगा, नहीं करना। यहाँ लगाओ पेन ड्राइव, घुसेड़ो, कुछ भी नहीं होगा। सारी चीजें एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखी हुई, पहली बात तो यहाँ रखी भी नहीं होगी, यहाँ रखी भी नहीं होगी, है ना। ये भी कंट्रोल है कि भैया चीजें छुपा के रखो। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज अ कंट्रोल। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस, 100% रिडक्शन तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक एक्सेप्टेबल लेवल तक क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एंड वही चीज हम इस पेपर में पढ़ेंगे। मनी ईस्ट भी देखा हो कभी आपने? देखो देखना तो पड़ेगा। या आपने वो एक मूवी आई थी हैक्ड करके, कभी मूवी देखी मैट्रिक्स? नहीं देखा? अरे तुम मूवी नहीं देखते हो। चलो जो भी है, अरे आपको सिस्टम की सबसे सिंपल सीरीज बताता हूं। 3 इडियट्स देखी है? तो चमत्कार क्या बना था? हाँ, तो आप मुझे बताइए, वो भी तो सिस्टम की रिस्क थी। जाके उसने एक वर्ड क्या कर दिया, चेंज। भैया जहां कंप्यूटर रखा है वहां पे किसी की एंट्री होनी नहीं चाहिए। ये आमिर खान कितना आसानी से घुस गया, आप मुझे बताओ। वो होता, देखो नया जमाना होता तो दूर बैठे बैठे क्या करता, हैक कर कर वहां पर वो वर्ड चेंज करता। यहां तो वो फिजिकली घुसकर क्या कर दिया, उसने वर्ड चेंज कर दिया। डोंट यू थिंक आपको इस पेपर में सिखाएंगे कि भैया कंप्यूटर में ताले लगा के रखो, ये भी कंट्रोल, ये भी सिखाया जाएगा, ताले लगा के रखो। अब बताओ, इतना सिंपल सा सब्जेक्ट है यार, इसमें क्या करना है? सिर्फ हैकिंग वगैरह सोचोगे तो दिक्कत है ना। हम यहाँ हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना हार्डवेयर रिपेयर करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो हम चीजें यूज कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम सब अपनी अपनी जगह है, सबके पास मोबाइल फोन है, सब अपने मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करना सीख गए। तो आप किसी भी सिस्टम को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट। फेसबुक के लिए उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो आपके मोबाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो फेसबुक के सिस्टम के साथ हो सकता है वो आपके फोन के साथ भी हो सकता है। वेरी सिंपल। एंड मुझे यहां पर एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान रहेगा, बिकॉज हम सब लोगों ने वो सारी चीजें देख रखी होगी। ठीक है, सो एक मैंने ये बात करी, तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कितने चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो वी हैव ओनली 5 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर है? 5। कितने नंबर का आएगा? 50। तो अगर अपन देखेंगे तो 50 डिवाइड बाय क्या कर दो, 5, तो मोटा मोटी हर चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 10। लेकिन एक ऑप्शन भी आता है, एक ऑप्शन आता है ना आप लोगों को। तो पेपर 50 का नहीं आता है, पेपर कितने का आता है? 60 का। तो 60 को किससे डिवाइड किया? 5 से, तो आया कितना आपका? 12। हर चैप्टर कितने नंबर का रहेगा? ऑलमोस्ट 12 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत दूर लोगों को 5 चैप्टर है, लेकिन अगर आप सोचो आप सिर्फ 2 चैप्टर करो, 2 चैप्टर करते हो, तो 12 और 12 कितने होते हैं? 24। इन 2 चैप्टर जो इसमें होंगे, एक चैप्टर नंबर 2 होगा और एक चैप्टर नंबर 5 होगा। इतना इजी है, इतना इजी, फिंगर्स पे याद रहता है, फिंगर्स पे। तो मतलब अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि हमेशा हमें चैप्टर्स पे क्या करना है, फोकस करना है। तो आप 12 12 12 ऐसे बढ़ते जाओ। पहले अपना 2 चैप्टर अच्छा करा, फिर अपन 3rd चैप्टर पे आओ, फिर 4th पे आओ, फिर 5th पे आओ। अच्छा, अगर आप 4 चैप्टर भी अच्छे करते हो, 4 ही अच्छे करते हो, पूरे 5 नहीं पढ़ते हो, तो कितने हो रहे हैं मालूम है? 48। तो कितने हो रहे हैं?
48 मार्क्स। 5 की जगह कितने करते हो? 4, तो यू विल बी गेटिंग 48। एंड भैया तुम्हारी राइटिंग वाइटिंग खराब हो, है ना, और तुमको ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं आता हो, तो काट पीट कर मैं बोल दूं 25 नंबर, ठीक है, काट पीट के 48 में से कितने कर दूं? 25, मोर देन इनफ। नहीं, अगर मैंने बोला बहुत ही रत्ती राइटिंग, बहुत ही जिनकी हैंडराइटिंग गंदी होती नाटा सर से देखो आप, तो वो उनको नंबर अच्छे आते हैं, उनको नंबर अच्छे, क्योंकि भैया उनको आप पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे ना सामने वाले को कि आपने लिखा क्या है। तो होता है जिनकी राइटिंग खराब है उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, लेकिन भैया ऐसा मत मान लेना। और देखो, प्रेजेंटेशन मैटर्स, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूर दूर लिखो, थोड़ा क्या लिखो, दूर दूर लिखो, समझ में आए। कर्सिव राइटिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि समझ में आए, तो घसीटा नहीं मारना है। अच्छा, पढ़ने में समझ, लिखने में गंदा दिखता है, पढ़ने में समझ में आ जाता है, तो भैया अपने को नहीं, जिसने कॉपी चेक कर उसको आ जाएगा ना, उसको फिर ठीक है, बहुत है, इतना काफी है। सो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो अपन पढ़ेंगे पूरे 5 चैप्टर, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलता हूं कि आप घबराते हो, 5 चैप्टर देखते हो, 5 चैप्टर कभी नहीं देखते। 1 बाय 1 चीजों को लो, स्मॉल स्मॉल टारगेट, बेबी बेबी स्टेप्स लो, और उसके बाद जब एक एक आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपका गोल अचीव ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 चैप्टर से, 5 चैप्टर के नाम अपन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है, किसी को पता है? एनीवन? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस ना, इसका नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। यहां चालू थोड़ी करते हैं, यहां से थोड़ी चालू करते हैं, ये तो बस है ऐसे सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या है? कुछ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या पढ़ना है मालूम है? लोग अभी मैनुअल काम कर रहे हैं, मतलब अपनी जो प्रोसेस होती है वो पूरी मैनुअल कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस है भाई? जनरल एंट्री, वो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। फिर रिक्रूट करने की प्रोसेस होती है ना, तो फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, परफॉर्म, वो आपने पढ़ा ही होगा। हर चीज की, परचेस करने की क्या होती है? प्रोसेस। सेल करने की क्या होती है? प्रोसेस। लोग मैनुअली कर रहे हैं, उनको सिखाओ, इधर आओ, ऑटोमेशन कर लो, यानी क्या यूज कर लो? सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स का क्या कर लो? यूज कर लो, ऑटोमेशन कर लो। उसके क्या क्या फायदे होंगे वो सारा कहां सिखाया जाएगा? इस चैप्टर। आप अपनी बिजनेस प्रोसेस को क्या कर लोगे? ऑटोमेट कर लोगे। तो देयर आर वेरियस बिजनेस प्रोसेस, यहां सिखाएंगे। परचेज इज अ प्रोसेस, सेल इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, सारी चीजें एक प्रोसेस होती है। अगर आप उनको ऑटोमेशन डाल दोगे तो उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, ये चैप्टर नंबर 1 बताएगा। ठीक है, यहां से अपन पढ़ना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते हैं ना, चैप्टर 1 से हम नहीं पढ़ते। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है, अच्छा देखो, प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर आप ऑटोमेट करोगे तो सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे ना। अच्छा, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी होगी? परचेज की प्रोसेस, सेल की प्रोसेस, की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोसेस? तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, एंड वो सॉफ्टवेयर लेकर आओगे तो उसके क्या क्या फीचर्स है ना, उसके क्या क्या फीचर्स, वो क्या क्या काम करके देगा, वो यहां सिखाया जाएगा। तो पहले में क्या सिखाया जाएगा? बिजनेस प्रोसेस को क्या कर लो? ऑटोमेट। एंड सेकंड में सिखाएंगे कि भैया फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल, सिर्फ आप टैली लेकर आए तो भैया टैली क्या क्या काम करेगा। तो ये सारी बातें अपन कहां सीखेंगे? सेकंड वाले चैप्टर। बहुत 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 इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यहां से भी नहीं पढ़ेंगे अपन, नहीं पढ़ते, यहां से भी नहीं पढ़ते, यहां से भी नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर क्या था दोस्त? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। यहां पे क्या सिखाएंगे? ए मैनुअल काम कर रहा था, चल क्या कर ले? ऑटोमेट कर ले। दूसरे में क्या सिखाएंगे? चल ऑटोमेट करने की इच्छा हो गई ना, सॉफ्टवेयर लाएगा तो अपन उसको बताएंगे, देख सॉफ्टवेयर लेके आ रहा तो ये फीचर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का जो भी नाम हो, मैं तो उसको बोलता हूं कंट्रोल्स। क्या बोलता हूं? कंट्रोल। वैसे उसका ओरिजिनल नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स, अपन बोलते ही नहीं उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट, अपन उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि सिस्टम के साथ क्या क्या रिस्क होती है और इस रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं। आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर
ये है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये है। सबसे लेंथी चैप्टर ये है। पढ़ेंगे कहां से? यहीं से। पढ़ेंगे भी कहां से? यहीं से। सबसे लेंथी, सबसे डिफिकल्ट, तो पढ़ना भी यही बनता है सबसे पहले। एंड सबसे मजा भी आएगा, सबसे ज्यादा मजा यही है। बाकी भैया मैं आपको सेकंड में सिखाऊंगा। सेकंड के कंटेंट देखोगे, बोले लेजर दो टाइप की होती है, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है? पहले वो जर्नल एंट्री, फिर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, फिर जो असेट दो टाइप की होती है, करंट असेट, नॉन करंट असेट। ये सारी बकवास बातें सेकंड चैप्टर में करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा। आप बोलोगे कि सर डिफिकल्ट है, लेकिन माना, लेकिन सबसे ज्यादा मजा भी कहाँ आएगा? कंट्रोल में। सबसे पहले दिन ही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक चालू करते हैं अपन। तो सबसे पहले दिन, जब भी कल से पढ़ना चालू करेंगे ना, तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ही कहां पढ़ेंगे अपन? पहले दिन पढ़ेंगे, कंट्रोल। चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, आजकल लोगों को बहुत मस्ती सूझ रही है। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एम कॉमर्स, ठीक है। तो दोस्तों ई कॉमर्स, एम कॉमर्स की बातें कहां की जाएगी? चैप्टर नंबर 4 में। एंड चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों हमारा पाला पड़ने वाला है बैंक से। हमारा पाला कहां से पड़ेगा? बैंक से। तो बैंक भी आजकल सिस्टम्स का बहुत यूज कर रही है। एंड तो बैंक के सिस्टम्स के बारे में कहां सिखाया जाएगा? चैप्टर नंबर 5 में, जिसको कि बोलते हैं CBS, नाम रहेगा कोर बैंकिंग सिस्टम्स। यहां बैंक के बारे में सिखाया जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में भी सुनना, भला ही इसका नाम CBS है, यहां पर आपको रिस्क एंड कंट्रोल ही बताए जाएंगे, लेकिन वो किसके? बैंक के होंगे। समझ रहे हो? भला ही वो बैंक के बारे में। भैया सॉफ्टवेयर तो अपन को बनाना ही नहीं है, अपन को तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या देखनी है? रिस्क एंड का। कंप्यूटर का यूज करने से हुआ क्या है, मान लो कि अगर अपन सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट रेट गलत चढ़ा दे, मैनुअली होता था तो हो सकता है इसके अकाउंट में मैंने गलती करी कैलकुलेशन में, इसके अकाउंट में गलती नहीं करी, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में गलत रेट चढ़ा दिया दोस्तों, बताओ क्या होगा? सबका गलत, खेल खत्म। सब खेल ही खत्म हो जाएगा। इतनी माइन्यूट सी गलती आपको क्या कर सकती है? बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो ये सारी चीजें अपन कहां देखेंगे? CBS में। अच्छा, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स में भी ई कॉमर्स, एम कॉमर्स नहीं सिखाएंगे बच्चे। क्या तुमको बताऊंगा ई कॉमर्स क्या होता है? B2B, B2C ना, ये सब पता है कि नहीं पता है? तो ये थोड़ी पढ़ाते हैं इसके अंदर। इसमें क्या पढ़ाते हैं मालूम है? ई कॉमर्स होने से क्या क्या रिस्क, एंड उसको कम करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स। अगेन यहां पर तो फिर आप मुझे बोलोगे कि सर थर्ड चैप्टर में भी तो कंट्रोल है, हर जगह रिस्क एंड कंट्रोल, हर जगह रिस्क एंड कंट्रोल, तो थर्ड में कौन से कंट्रोल है? जनरल कंट्रोल्स। थर्ड इसलिए पहले पढ़ते हैं कि अगर ये नॉलेज है तो इससे आपको फोर्थ में भी हेल्प मिलेगी, और आपको फिफ्थ में भी क्या मिलेगी? हेल्प। हर टॉपिक में आपको क्या मिलने वाली है? हेल्प मिलने वाली। तो दैट इज व्हाट कंट्रोल। पांचों चैप्टर के नाम बोल दो भैया, क्या क्या है? सबसे पहले ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, दूसरा है ना फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा कंट्रोल्स, चौथा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, एंड पांचवा जो है CBS, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स के बारे में डिटेल आपको यहां पर दी जाएगी। ये मैंने आपको बताया। सर अब हम पढ़ेंगे किस चीज से? दोस्तों मेरे को एक ही चीज पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है मॉड्यूल। हम मॉड्यूल के अलावा किसी और चीज को टच भी नहीं करेंगे। विल स्टडी विद मॉड्यूल ओनली। आपको सबको अपना मॉड्यूल लेकर आना है। आप चाहो तो क्लास में नोट्स बना सकते हो, तो एक रफ कॉपी भी लेकर आ जाओ अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह करना है, पॉइंट्स लिखना है। भाई मैं डिक्टेट तो नहीं करूंगा, बच्चों जैसी एग्जाम तो है नहीं अपनी, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है, कोई चाहे तो स्टिकी नोट्स लाके मॉड्यूल में भी क्या कर सकता है? हाँ, मैं चार्ट बनवाता हूं अपने हाथ से, क्योंकि क्या होता है, थ्योरी है, एक बार अगर अपने हाथ से कुछ कर दिया ना तो याद रहती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बार बार रीड करना है, मैं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कितनी बार रिवीजन होगा आपको ये भी नहीं पता। बहुत बार आप खुद बोलेंगे सर थक गए, सर बंद करो। इतनी बार जब तक आप परेशान नहीं हो जाओगे तब तक आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन एक बार लिखा हुआ रहेगा तो वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? या तो अगर आप नोट्स बनाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो आपकी इच्छा। सर कितना टाइम लगेगा हमारे सिलेबस में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है कंट्रोल का, इसमें 40 आवर्स लगते हैं। इसमें कितने लगते हैं? 40 घंटे लगते हैं। मतलब ये बहुत लेंथी होने वाला है ना। और बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी जितने चैप्टर है वो 60 आवर्स के हैं। बाकी सारे चैप्टर्स मिलाकर कितने आवर्स के हैं? 60 आवर्स के। टोटल मिलाकर कितना है? 100 आवर्स इंक्लूसिव ऑफ मल्टीपल रिविजन्स।
ठीक है, मल्टीपल रिविजन रहेगा, इसलिए 100 आवर। सिर्फ एक बार पढ़ाकर खत्म करना है तो ये तो 50 आवर्स में भी हो सकता है पूरा सिलेबस, लेकिन मल्टीपल रिवीजन होंगे, इस वजह से कितने लगेंगे, मिनिमम 100 आवर्स मुझको लगने वाले। अब 1 घंटे का लेक्चर लगेगा तो 100 दिन, 1.5 घंटे का लगेगा तो उस हिसाब से 2 घंटे का लगेगा, तो 50 दिन में हमारा सिलेबस क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट। फिर दोस्तों मेरी तरफ से पढ़ाना, लेकिन आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेस्ट। तो 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक एक मुझे लगा कि यार अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है, तो एक टेस्ट अपने टॉपिक वाइज रख लिया। फिर जो एक होता है दोस्तों वो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। एंड फिर तीसरा जो टेस्ट रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो यू विल बी हैविंग मॉक टेस्ट। अभी जो करंट बैच है उनके 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 मॉक टेस्ट होंगे, तो वी विल बी हैविंग 3 मॉक टेस्ट। एंड दोस्तों एक और एक चीज हम करते हैं, उसको बोलते हैं रैपिड टेस्ट। एक होता है रैपिड टेस्ट, इसमें मेहनत मेरी ज्यादा रहती है और आप लोगों की मेहनत क्या होती है, कम। आपको यहाँ पे तो सब लिखना पड़ेगा। ये जो रैपिड टेस्ट होता है ना, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूँ, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, या मैच द कॉलम होता है, या ट्रू एंड फॉल्स। पूरे चैप्टर की समरी आपको एकदम से पूरा चैप्टर आपको रैपिडली रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट लिया था, जैसे ये चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स है और उसके इधर कुछ पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। बच्चों को सिर्फ क्या करना था, मैच करना था कि भैया ये MIS रिलेटेड कौन सा पॉइंट है इसके अंदर से, तो MIS का डी पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड, तो स्ट्रक्चर, तो उनको MIS का पूरा की पूरा क्या हो गया, रिवाइज। तो ऐसे बहुत सारे मैं टेस्ट क्या करता हूँ, प्लान करता हूँ, जिससे आपको चीजें बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, रिवाइज। ये चीज हो गई। फिर दोस्तों जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा तो वी विल हैव रिवीजन ऑल्सो, है ना। एक इतनी बार रिवीजन करने के बाद भी फिर से क्या करवाऊंगा, आपको रिवीजन करवाऊंगा। एंड आई हैव द मैराथन वीडियो ऑल्सो, तो जो आपको एग्जाम के 1 दिन पहले दूंगा, जहां पर 5 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस क्या होता है दोस्तों, रिवाइज हो जाता है। तो उसमें पूरा मॉड्यूल कवर करता हूँ। अगर आप सुनो, आपको मैं पहले ही दे दूंगा वैसे तो वो चीज़, जब हमारा कोर्स आधा हो रहा होगा तो आप पहले से एक बार सुन के रख लो, जो चैप्टर हो जाए वो चीज़ देख के रख लो। जैसे चैप्टर नंबर 2 1 घंटे में पूरा मॉड्यूल कवर, एक पॉइंट के साथ 1 घंटे में पूरा मॉड्यूल कवर। आप एग्जाम तक मल्टीपल टाइम सुन लो, और एग्जाम के 1 दिन पहले आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, प्रेशर में रहते हैं अपन कि क्या करे क्या नहीं करे, तो मैं सजेशन रहेगा कि आप वही चीजें क्या कर लो, देख लो 5 घंटे में, तो पूरा EIS क्या हो जाए आपका कवर। फिर दोस्तों कभी आपने सुना हो कि सागर सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, कभी सुना हो तो आप पता करना मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्यूरेसी। अभी तक 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट 80% क्वेश्चन मेरे आपको IMP से मिल जाएंगे। और अभी जो एग्जाम हुई है वो तो उसका भी आप चेक कर सकते हो, और जो आने वाले होगी अभी दिसंबर में आने वाली होगी उसका भी आप क्या कर लेना, चेक कर लेना। अराउंड 80% क्वेश्चन मिल जाते। उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि टोटल मिलाकर EIS में 100 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। टोटल मिलाकर पूरे 5 चैप्टर में कितने हैं, 100। क्लास में मैं 60-70 तो याद करा देता हूँ, 30 IMP में दे देता हूँ, काम खत्म। समझ रहे हो, 70 तो क्लास में याद हो गए, बचे कितने, 30, जो मुझे मालूम है कि बच्चे को एक बार और क्या करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, उनसे 3-4 बार लिखवा लिया, 100 क्वेश्चन हो गए। 100% उसमें से आता है और कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कोई वो चांस ही नहीं, बताओ ना कहां से आएगा, बस और क्या चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें रहेगी। एंड और आपको कुछ पूछना है मेरे से सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? बाकी मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, है ना, एक पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, सब्जेक्ट का रेलेवेंस बता दिया भैया, हर चीज सिस्टम्स पे जा रही है, उससे रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल आपको पता होने चाहिए, बिकॉज यू आर दी ऑडिटर। आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, ऑडिटर बनने वाले। अच्छा, पेपर के अंदर यू विल बी नीडिंग ओनली वर्किंग नॉलेज। कैसा नॉलेज चाहिए रहेगा, वर्किंग नॉलेज मॉड्यूल में खुद ने लिखा हुआ है, कल मैं मॉड्यूल आपको जब स्टार्ट करवाऊंगा तो लिखवा दूंगा। वर्किंग नॉलेज का मतलब ये होता है कि एन ओवरव्यू of each and everything, you do not need the in-depth knowledge of each and everything, है ना। तो यहाँ अपन पढ़ेंगे इन डेप्थ, अपन पढ़ेंगे तो हर चीज, मतलब मैं आपको बोला पॉइंट्स भी बताऊंगा तो अंदर का भी एक्सप्लेन मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, वो अपन पढ़ेंगे इन डेप्थ। लेकिन हाँ, आपका जो नॉलेज चाहिए वो वर्किंग चाहिए, ये इनकम टैक्स नहीं है जहां पर आपको एक्सपर्ट लेवल का क्या चाहिए होगा, नॉलेज। पेपर ईजी आते हैं, एंड पेपर में नंबर जो होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पहले 8 नंबर के पूछे जाते थे, लेकिन अब वो पूछना क्या हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर करके कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के होंगे। मैं पूरा मॉड्यूल पढ़ाता हूँ,
तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इसका कोई फीचर, तो आपको मॉड्यूल पढ़ा होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा क्या कर सकते हो, सॉल्व। एंड पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, मैंने बच्चों से कम्युनिकेट भी किया है कि उनसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, तो 15 में से पिछले पेपर में तो 12 हर कोई का आंसर था, इसके पहले वाले पेपर में 10 का था, तो मतलब आप ये मान के चलिए 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे, मतलब जिनको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी होगा उनका भी काम चल जाएगा। लेकिन 5 नंबर 6 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आई अश्योर यू इट विल बी फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट ओनली, तो 12 नंबर वो, एंड किसी ने 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर लिए 24, एंड बाकी में कुछ भी लिख के आओगे तो थोड़ा 30 तो लिया आओगे, है ना। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ भैया, रैंकर्स आर एलियन, वो जिनको जो करना है वो तो करते, वो किसी टीचर के ऐसे रैंक थोड़ी लाते हैं, वो टीचर के सामने पेपर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर देंगे, वो तो रैंकर्स होते हैं, वो उनके अंदर अलग ही एबिलिटी होती है और वो लोग ही अलग होते हैं। सो मैं कभी किसी को ज़्यादा नंबर भी आते से, वन ऑफ माई रैंकर स्कोर्ड 78 मार्क्स, तो मैंने बोला भैया 78 लाया तो तू अपने मेहनत से लाया, मेरी मेहनत से तो नहीं लाया, क्योंकि मेरी मेहनत से लाया तो सभी लेकर आते ना, फिर मेरे पढ़ाए बच्चे फेल भी तो होते हैं, तो मेहनत आपको भी करनी, मैं 100% मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी आई विल ऑलवेज बी देयर, एंड थिंक मी एज ऑफ योर फैमिली ओनली। आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ मुझसे बोल सकते हो, मुझे 10 बार बोलोगे 100 बार बोलोगे, एवरीथिंग वी विल डू, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मूड खराब होता है, तो है ना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। पेपर लेंथी रहता है क्या दोस्तों, पेपर में आधे घंटे लेट जाना तो भी आधे घंटे पहले निकलोगे, आधे घंटे लेट जाना मतलब लेटना मतलब लेट जाना, हाँ, है ना ठीक है, मतलब फिर भी आधे घंटे पहले निकल के आओगे। चलो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अरे माउस ही खराब हो गया क्या, अच्छा बटन है, हिंदुस्तान में आधी चीज तो ऐसी ठीक होती है, हमारे साथ ठोका तो अपने आप ठीक हो जाता हाँ